परिभाषा पढ़ रहे थे। हम लोग का परिभाषा कंप्लीट हो चुका है। परिभाषा कितने प्रकार के पढ़ लिए थे हम लोग? 4 प्रकार के पढ़ लिए थे। आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसके विचारधारा। तो जो शुरू करने वाले हैं विचारधारा हम लोग, वो विचारधारा सबसे पहले है विश्लेषणात्मक परमाणुवादी विचारधारा। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? विश्लेषणात्मक परमाणुवादी विचारधारा। तो आज हम लोग का जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि आज से शुरू हो रहा है विचारधारा, जो स्टूडेंट्स का सबसे मेन चैप्टर। यहीं से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना है हम लोग को और समझते हुए चलना है। तो विधि शास्त्र का भी विश्लेषणात्मक विचारधारा है, या इसको परमाणुवादी विचारधारा भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम है विश्लेषणात्मक परमाणुवादी विचारधारा। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि ये कब आया, ये विचारधारा उत्पन्न कब हुई। तो ये विचारधारा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्पन्न होती है, यानी 18वीं शताब्दी के अंत में इसका शुरुआत होता है और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह विकसित होकर के हमारे सामने आती है। तो ये विचारधारा है क्या, इसमें कौन कौन से थिंकर हैं, ये सारी चीजों को हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले जान जाइए कि विधि, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं विचारधारा, उसमें यही बताया जाएगा कि विधि क्या है, संप्रभु क्या है, यानी जो नेता है, जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है, क्या है संप्रभु, कौन है, संप्रभुता कहाँ निवास करती है, कौन विधि बनाता है, किसके लिए विधि बनाता है, इन सारी चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें मतलब विचारधारा जो है इन सब बातों को लेकर के आगे बढ़ती है। सबसे पहले बात तो ये जो पहली विचारधारा है वो है विश्लेषणात्मक परमाणुवादी विचारधारा। इस विचारधारा में है क्या, तो इसको पहले हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं। इसमें 2 थ्योरी पढ़ना है हम लोग को, एक है कमांड थ्योरी और दूसरा है प्योर लॉ थ्योरी। ठीक है, जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है ये 2 भागों में बटा है। एक तो पहला पढ़ेंगे हम लोग कमांड थ्योरी। और दूसरा है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो हम लोग विश्लेषणात्मक विचारधारा जो है उसको 2 भागों में देखेंगे। पहला है कमांड थ्योरी और दूसरा है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ठीक, ये 2 इसमें हम लोग सिद्धांत देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि विश्लेषणात्मक विचारधारा आखिर है क्या, इसका नाम विश्लेषणात्मक क्यों पड़ा। तो देखिए ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस विचारधारा का विश्लेषणात्मक विचारधारा क्या है, जोर पकड़ लेती है। क्यों पकड़ती है, तो हम लोग को पता है कि इससे पहले जो विचारधारा चल रही थी 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, वो चल रही थी प्राकृतिक विचारधारा। प्राकृतिक विचारधारा क्या थी, अगर कहा जाए कि प्राकृतिक विचारधारा क्या थी, तो प्राकृतिक विचारधारा जो थी वो विधि को प्रकृति में ढूंढने का कोशिश करती थी, तर्क के आधार पर। यानी कि वो अनुभव पर आधारित नहीं होती थी, वो अनुभव से परे आधारित होती थी। क्या होती थी वो? प्राकृतिक विधि अनुभव से परे, हम उसको प्रकृति में तर्क के आधार पर खोजते थे, विधि को, प्राकृतिक विधि को, प्राकृतिक न्याय को, प्राकृतिक अधिकार को। तो है प्राकृतिक विचारधारा। तो ये जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है यह प्राकृतिक विचारधारा के विरुद्ध विद्रोह है। ये भी पूछा जाता है
कि विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा जो है वह क्या है, तो ऑप्शन में दिया जाता है इसके विद्रोह है, किसके विरुद्ध, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्राकृतिक विचारधारा के विरुद्ध विद्रोह है, क्योंकि जो प्राकृतिक विचारधारा थी वो तर्क की बात करती थी, अनुभव की बात नहीं करती थी। और जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना चाहती है। क्या देना चाहती है? विधि को, विधि का अध्ययन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पे करना चाहती है। जैसे कि विज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं तथ्यों के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे, वैसे ही विश्लेषणात्मक विचारधारा भी विधि का अध्ययन तथ्यों के आधार पर करना चाहती है। ये परिकल्पना को स्वीकार नहीं करती। ये क्या करती है? परिकल्पना को स्वीकार नहीं करती है। विश्लेषणात्मक विचारधारा इस बात का अध्ययन करती है कि विधि जैसी है, विधि जैसी है उसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि विधि जैसी है, विधि जैसी है इसको बोलते हैं इज। क्या बोला जाता है इसको? इज। विधि कैसी होनी चाहिए, विधि कैसी होनी चाहिए, विधि कैसी होनी चाहिए, ठीक, इसको बोलते हैं आउट। इसको क्या बोलते हैं? आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, यही एग्जाम में पूछा जाता है। विधि जैसी है इसे क्या कहते हैं? तो इसको इज कहते हैं। इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो इसका अध्ययन किया जाता है विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा के अंतर्गत। विधि कैसी होनी चाहिए, ये क्या है? तो इसको विश्लेषणात्मक विचारधारा आउट कहता है। आउट मतलब नैतिकता, आउट मतलब नैतिकता, ये इनके अध्ययन के क्षेत्र से बाहर है। विधि कैसी होनी चाहिए इसका अध्ययन विश्लेषणात्मक विचारधारा नहीं करती है। तो विश्लेषणात्मक विचारधारा क्या करती है? तो विश्लेषणात्मक विचारधारा जो है अपने आप को सिर्फ वहीं तक सीमित करने का कोशिश कर रही है या वहीं तक रखने का कोशिश करती है जो आंकड़ों के द्वारा, अनुभव के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, वहीं तक सीमित करते, उससे आगे नहीं। ये अनुभव से परे नहीं जाना पसंद करती है। यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के अंतर्गत जितने भी विधि शास्त्री हैं वो अनुभव से परे जाकर के कोई बात नहीं करते हैं। वो कहाँ पे रह करके बात करना पसंद करते हैं? अनुभव के अंतर्गत आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर अध्ययन करते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? पहले हम लोग इस विचारधारा को पढ़ने से पहले विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा की कुछ विशेषताएं को देखें कि इसकी विशेषता है क्या, ये क्या चीज का अध्ययन करता है। देखिए, विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये एक वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए हमको प्रेरित करती है, या वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना चाहती है। विधि का अध्ययन तथ्यों के आधार पे करके एक वैज्ञानिक ढंग को प्रयोग करके विधि शास्त्र के अंतर्गत भी विधि को परिभाषित करने, उसका क्षेत्र निर्धारित करने का कोशिश कर रही है। कौन? विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा। ये तथ्यों का अध्ययन करती है, वैज्ञानिक बनाना चाहती है, इसलिए इसको प्रमाणवादी कहा जाता है, क्योंकि ये बिना प्रमाण के कोई बात ही नहीं करती। आपको कोई बात करना है तो उसके लिए प्रमाण लेके आइए, अनुभव लेके आइए, तथ्य लेके आइए। तो इसकी विशेषताएं क्या है, इस विचारधारा की विशेषता क्या है? तो ये विचारधारा जो है सिर्फ विकसित प्रणाली का अध्ययन करते हैं। इसकी पहली विशेषता हो गई कि ये सिर्फ विकसित विधिक प्रणाली का अध्ययन करती है। विकसित विधिक प्रणाली, अब विकसित का मतलब क्या हुआ? विकसित विधिक प्रणाली जैसे कि इंग्लैंड की प्रणाली, अमेरिका की हो गई, फ्रांस की हो गई, रोम की हो गई, ये सब पहले ही से विकसित है। हम लोग की तभी विकसित हो रही है, पूर्णतः विकसित नहीं हुई है। लेकिन जो
पहले से विकसित है, जो सभ्यता के शुरू से ही जहाँ पे एक अच्छी विधिक प्रणाली थी जिसको अच्छा माना जाता था, तो उसका अध्ययन करती है। तो विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा क्या करती है, ये विकसित विधिक प्रणाली का अध्ययन करती है। विकसित का मतलब हुआ वो विधिक प्रणालियां जहाँ विधि जो है एक विकसित अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। तो ये विकसित विधिक प्रणाली का अध्ययन करती है पहली। दूसरा है, ये कहती है कि विधि जो है विधि निर्माता द्वारा जानबूझकर निर्मित की गई है। दूसरी विशेषता ये है, वे कहती हैं कि विधि जो है विधि निर्माता द्वारा जानबूझकर बनाई गई है। क्या की गई है? विधि जानबूझकर बनाई गई है। ये विचारधारा कहती है कि विधि जो है जानबूझकर बनाई गई है, यानी कि संप्रभु जो है अपनी प्रजा के लिए या राजनीतिक अवर के लिए विधि को क्या करता है? जानबूझ करके स्वयं निर्मित करता है, यानी कि विधि जानबूझकर बनाई जाती है। विधि कौन बनाता है? तो संप्रभु बनाता है। तीसरा बात ये कहते हैं कि विधि के पीछे बल होता है, शक्ति। विधि के पीछे क्या होता है? शक्ति होता है। क्या चीज की शक्ति होती है? संप्रभु की शक्ति। कैसी शक्ति? तो हमारी जो विधि होती है उसके पीछे अनुशास्त्री की शक्ति होती है, यानी अनुशास्त्री का भय होता है। क्या होता है? अनुशास्त्री का भय। जो विधि होती है, विधि के पीछे एक शक्ति होती है जो संप्रभु की होती है, और वह शक्ति क्या है? तो वो अनुशास्त्री का भय के रूप में होती है। यानी कि यदि आप विधि का पालन नहीं करेंगे तो संप्रभु के पास इतनी शक्ति है, वो सक्षम है कि आपको अनुशास्त्री प्रदान कर दे, आपको दंड दिया जाएगा। यानी कि विधि का पालन दंड के भय से किया जाता है। इस विचारधारा का क्या कहना है कि विधि का पालन जो है वो दंड के भय से किया जाता है। आगे क्या है? इनके लिए जो संविधि विधि है वो लांछनिक विधि है। ये कहते हैं कि जो विधि संप्रभु ने अपने जनता के लिए बनाया सिर्फ वही विधि है, और अन्य सभी क्या है? वो सब विधि नहीं है, लांछनिक विधियां हैं। तो ये कहते हैं कि जो संप्रभु ने जो निर्मित किया वही विधि है, नहीं तो अन्य कोई विधि नहीं है। तो इनके लिए जो लांछनिक विधि है, ये लांछनिक विधि की बात करते हैं। ये कहते हैं लांछनिक विधि में संविधि शामिल है, इंस्टीट्यूट। ठीक। और पांचवा जो इनकी विशेषता है इस विचारधारा की, वो है कि ये इनका जो दर्शन है, जो इनका विचार है, जहां से ये अपने आप को उत्पन्न करते हैं, इनकी जो दार्शनिक विचार है वो है उपयोगितावाद। यानी उपयोगितावाद का सिद्धांत का ये पालन करते हैं। ये क्या है इनका जो दार्शनिक विचार है, जहां से इन्होंने अपना विचार ग्रहण किया है, वो है उपयोगितावाद। दार्शनिक विचार कहां से लिए इन्होंने? उपयोगिता उपयोगितावादी है ये। ठीक है। दार्शनिक रूप से जो विचार को ये फॉलो किए या जिस विचार पे ये अपना सिद्धांत आधारित किए वो है दार्शनिक उपयोगितावादी। यानी कि ये उपयोगितावादी विचारधारा का पालन किए हैं। उपयोगितावादी दिख नहीं रहा है। यानी कि इनका जो है वो है उपयोगितावाद का सिद्धांत का इन्होंने
पालन किया है। ठीक, तो ये उपयोगितावादी या उपयोगितावाद के सिद्धांत को उन्होंने प्रयोग किया है। ये इनका दार्शनिक विचार है, जहां से इन्होंने अपना विचार को आगे डेवलप किया है, वो है उपयोगितावाद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद की विशेषता क्या है, विशेषता आता नहीं है, लेकिन विशेषता आपको समझना जरूरी है ताकि आप इस विचारधारा को समझ सके कि इस विचारधारा में आखिर है क्या। तो पहला है कि ये विकसित विधिक प्रणाली का अध्ययन करता है। दूसरा है कि इस विचारधारा का कहना है कि विधि जो है जानबूझकर बनाई जाती है, यानी कि संप्रभु विधि का निर्माण करता है जानबूझ करके। किसके लिए? अपने जनता के लिए, अपने नागरिकों के लिए। और जो विधि होता है उसके पीछे अनुशास्त्री होती है, यानी कि विधि के पीछे एक शक्ति काम करती है, एक डर काम करता है, जिसका नाम है अनुशास्त्री। यानी कि विधि का पालन अनुशास्त्री के भय से, यानी कि जनता जो है विधि का पालन दंड के भय से करती है। और ये आज भी विधि व्यवस्था में देखने को मिलता है। यदि कोई अपराध है अगर नहीं रुक रहा है तो क्या किया जाता है विधायिका के द्वारा? उसमें दंड की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है और अधिक गंभीर दंड उसमें शामिल किया जाता है, ताकि व्यक्ति क्या हो, दंड के भय से, अपराध करने से डरे। जैसे कि निर्भया हत्याकांड में क्या हुआ, उस कांड के बाद दंड में क्या किया गया, बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया गया, ताकि अन्य व्यक्ति जो है वो अपराध करने से डरे। ठीक है, तो ये विचारधारा जो है वो क्या कहती है कि विधि का पालन, कोई भी व्यक्ति विधि का पालन दंड के भय से करता है। यदि विधि के पीछे अनुशास्त्री न हो, दंड न हो, तो कोई विधि का पालन नहीं करेगा। इस विचारधारा का मेन जो तत्व है वो यही है कि विधि के पीछे दंड है और उसी दंड के भय से विधि का पालन किया जाता है। उसके बाद कहते हैं लांछनिक विधि में संविधि विधि शामिल है, क्योंकि ऐसी विधियां जो संप्रभु ने नहीं बनाई है, संप्रभु ने नहीं बनाई है, वो विधि नहीं है। और इनका जो दार्शनिक विचार है वो विचारे कहाँ से ग्रहण किए हैं, तो उपयोगितावादी विचारधारा, यानी उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो इनके मूल में है। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता हो गई। और अब हम लोग ये देखेंगे विशेषता जानने के बाद कि ये विचारधारा अध्ययन किसका करती है। तो ये विचारधारा कहती है विधि जैसी है। विधि जैसी है का मतलब होता है इज, इसको कहा जाता है इज। विधि जैसी है को क्या कहा गया है, इज। यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा किसका अध्ययन करती है, इज का, यानी विधि जैसी है, यानी संप्रभु ने जैसा विधि बनाया है सिर्फ उसी का अध्ययन करते हैं ये। और विधि जैसी है, इज का अध्ययन करती है विश्लेषणात्मक विचारधारा। और आउट, विधि कैसी होनी चाहिए इस पे विचार नहीं करती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि विश्लेषणात्मक विचारधारा किसका अध्ययन करती है, विधि जैसी है, यानी कि संप्रभु ने विधि का निर्माण जिस रूप में किया या जैसे भी विधि बनाई वो विधि है। उसको आप बुरा और अच्छा नहीं कह सकते। विधि अगर बुरा भी है तो वो विधि है, और संप्रभु ने बनाई है तो विधि ही है, और उसका पालन करना पड़ेगा आपको जब तक कि उसे संप्रभु द्वारा क्या नहीं कर दिया जाता है, संशोधित न कर दिया जाए या समाप्त न कर दिया जाए, तब तक वो विधि ही है और वो समाज में लागू रहेगी और उसका पालन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि वो बुरी विधि है और वो बहुत बेकार है इसलिए हम उसका पालन नहीं करेंगे, नहीं, आपको सजा हो जाएगी। आपको विधि का पालन हर हाल में करना है। विधायिका ने विधि बना दिया तो वो विधि अच्छी है और वो विधि आपके लिए बाध्यकर है, आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं विधि जैसी है, यानी विधायिका ने जैसी बना दी, संप्रभु ने जैसा विधि का निर्माण किया, आप उसका पालन करिए, आप उसमें कमी नहीं निकालेंगे। विधि कैसी होनी चाहिए, विधि कैसी होनी चाहिए, जो संप्रभु ने विधि बनाई वो विधि सही है
कि गलत है इस पे विचार नहीं करना है। जो विधि बना दी गई सिर्फ उस पे विचार करना है कि विधि कैसी है, मतलब विधि जैसी है, विधि जैसा संप्रभु ने बनाया आप पालन करिए। विधि कैसी होनी चाहिए, विधि कैसी होनी चाहिए इस पे आपको विचार नहीं करना है। यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा विधि कैसी होनी चाहिए इसको आउट कहता है, इसको आउट कहा गया है, इसका नाम आउट है। आउट मतलब नैतिकता है और ये विश्लेषणात्मक विचारधारा के अध्ययन से बाहर है। यानी विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी जो वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर रहे हैं वो आउट के बारे में विचार नहीं करते, क्योंकि वो वैज्ञानिक ढंग से विधि को परिभाषित करना चाहते हैं, वैज्ञानिक ढंग से विधि को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वैज्ञानिक ढंग में नैतिकता को कोई स्थान नहीं दिया जा सकता है। इसलिए विधि कैसी होनी चाहिए ये विश्लेषणात्मक विचारधारा के अध्ययन से बाहर है। यहाँ इस बिंदु पे विश्लेषणात्मक विचारधारा विचार नहीं करती है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि विश्लेषणात्मक विचारधारा क्या है, इसका क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और इसमें अध्ययन क्या किया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसकी विशेषताएं हम लोग देख लिए कि किसकी विशेषता क्या है, उसके बाद देख लिए कि इसमें पढ़ा क्या जाता है। तो इसमें हम इस का अध्ययन करेंगे, यानी विधि जैसी है। आगे हम लोग इससे संबंधित थ्योरी देखने वाले हैं। इसमें थ्योरी कौन कौन सी है विश्लेषणात्मक विचारधारा का, इसमें दो थ्योरी है। पहला तो आप पढ़ेंगे कमांड थ्योरी, इसको हिंदी में बोलते हैं समादेश का सिद्धांत। दूसरा है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, विशुद्ध विधि का सिद्धांत। तो ये दो चीज अभी हम लोग देखेंगे इसमें है क्या। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के अंतर्गत कितने थ्योरी हैं, यानी कितने विचार हैं, कितने। तो पहला तो आप बताएंगे कि ये कमांड थ्योरी है ये, और दूसरा है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। कमांड थ्योरी को ही बोलते हैं समादेश का सिद्धांत। कमांड थ्योरी को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है समादेश का सिद्धांत। ठीक, ये क्या है, कमांड थ्योरी का हिंदी अर्थ होता है समादेश का सिद्धांत। और दूसरा है वो है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, इसको बोलते हैं शुद्ध विधि का सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शुद्ध विधि का सिद्धांत। तो हम लोग क्या देखेंगे, विश्लेषणात्मक विचारधारा देख रहे हैं। विश्लेषणात्मक विचारधारा को दो भागों में पढ़ा जाता है। एक पढ़ा जाता है कमांड थ्योरी जिसको बोलते हैं समादेश का सिद्धांत। दूसरा पढ़ेंगे वो है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, इसको बोलते हैं शुद्ध विधि का सिद्धांत। इसको क्या बोला जाता है, शुद्ध विधि का सिद्धांत। तो जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कमांड थ्योरी। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग अभी, कमांड थ्योरी पढ़ने वाले हैं। कमांड थ्योरी में दो राइटर, दो विद्वान हैं। कमांड थ्योरी के अंतर्गत दो विद्वानों का अध्ययन किया जाता है। पहला बेंथम, पहला जो है वो है बेंथम महोदय और दूसरा है इनके शिष्य ऑस्टिन महोदय। ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि कमांड थ्योरी किसके द्वारा दिया गया या समादेश का सिद्धांत से संबंधित विद्वान कौन कौन है। तो पहला तो है बेंथम जो इस सिद्धांत के जन्मदाता हैं, और दूसरे हैं ऑस्टिन जिन्हें इसका पूरा विस्तार से विश्लेषण किया है, यानी पूरा व्याख्या किया है इनका। तो कमांड थ्योरी से संबंधित दो विद्वान हैं, पहले का नाम है बेंथम, दूसरे का नाम है ऑस्टिन। ठीक, तो हम लोग आज देखेंगे वो पहला है बेंथम। हम लोग किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं आज, बेंथम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो बेंथम क्या चीज से संबंधित है, तो बेंथम कमांड थ्योरी से संबंधित है।
आज हम लोग देखने वाले हैं बेंथम। बेंथम का समय काल क्या है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो इनका समय काल है 1748 से लेकर 1832, यानी 1748 to 1832। तो बेंथम महोदय कौन थे, क्या थे, ये हम विस्तार में नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोगों का जो सिलेबस है थोड़ा सा लॉन्ग है, टाइम कम है। हम लोग बस इनके सिद्धांत का मेन चीज क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बस हम लोग उस पर फोकस करेंगे। नहीं तो अगर पूरा बताने लगेंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो बेंथम महोदय, इनका टाइम याद रख लिएगा, 1748 से 1832 इनका टाइम है, यानी इनका काल है। बेंथम महोदय उपयोगितावाद के जन्मदाता कहा जाता है। बेंथम को क्या कहा जाता है, इनको उपयोगितावादी विचारधारा के जन्मदाता हैं ये। तो इनका जो विचार है वो क्या है, उपयोगितावादी विचारधारा है, क्योंकि उपयोगितावाद के जन्मदाता ही हैं। उपयोगितावादी जो विचारधारा है उसके जन्मदाता कौन है, बेंथम ही है। तो बेंथम महोदय ने क्या कहा, तो बेंथम महोदय जो है वो समादेश के सिद्धांत के क्या है, ये जनक है। समादेश सिद्धांत के क्या है, ये जनक है। यानी कि इस सिद्धांत को स्थापित किया पहली बार वो थे बेंथम महोदय। पहली बार इस सिद्धांत को किसने स्थापित किया, बेंथम महोदय ने। इसीलिए पूछा जाता है कमांड थ्योरी के जनक कौन है, फादर ऑफ कमांड थ्योरी कौन है। तो आप बताएंगे कौन है वो, बेंथम है। यानी समादेश सिद्धांत के जनक कौन है, तो समादेश सिद्धांत के जनक बेंथम है। यानी समादेश सिद्धांत को पहली बार परिभाषित करने और उसको एक्सप्लेन करने, बताने का काम किसने किया, तो इन्होंने जो किया वो था बेंथम। बेंथम के अनुसार प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक अधिकार की बात करना क्या है, अवास्तविकतापूर्ण है। बेंथम कहते हैं कि जो हम लोग वास्तविक प्राकृतिक विधि की बात करते हैं, प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं, ये रियल नहीं है, ये अवास्तविक है। यानी कि प्राकृतिक विधि को विधि नहीं माना। एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन से विधि शास्त्री हैं जो प्राकृतिक अधिकार को मानते ही नहीं। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राकृतिक अधिकार जैसी कोई चीज ही नहीं है, प्राकृतिक अधिकार नहीं होता, या प्राकृतिक अधिकार जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये किसका विचार है, बेंथम का विचार है। क्योंकि बेंथम जो थे प्राकृतिक विधि के विचारधारा के घोर विरोधी थे। बेंथम जो थे क्या थे, प्राकृतिक विचारधारा या प्राकृतिक विधि के घोर विरोधी थे। वो नहीं मानते थे कि कोई प्राकृतिक विधि होती है, वो भी नहीं मानते थे कोई प्राकृतिक अधिकार होता है, नहीं मानते थे। कहते थे कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं होता है, कोई प्राकृतिक विधि नहीं होती है, कोई प्राकृतिक न्याय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो अनुभव पर आधारित है ही नहीं, अनुभव पर आधारित नहीं है। यानी कि हम उसको अपने अनुभव के आधार पे खोज ही नहीं सकते। जिसको हम अपने अनुभव के आधार पे प्राप्त ही नहीं कर सकते वो फिर उसका अस्तित्व नहीं है, फिर उसको वो मान्यता नहीं देते हैं। कहते हैं जो अनुभव के आधार पे नहीं प्राप्त किया जा सकता है उसका इस समाज में कोई अस्तित्व नहीं है और उसको नहीं मान्यता दिया जा सकता। इसलिए बेंथम जो है प्राकृतिक अधिकार को नहीं मानते। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सी विचारधारा के व्यक्ति हैं या कौन से विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि प्राकृतिक अधिकार जैसा कुछ होता ही नहीं है, या प्राकृतिक अधिकार है ही नहीं, या कोई प्राकृतिक विधि जैसी कोई चीज ही नहीं, या प्राकृतिक विधि होती ही नहीं है। तो वो बेंथम है। बेंथम जो है प्राकृतिक विचारधारा के
घोर विरोधी थे। क्यों? क्योंकि ये कहते थे अनुभव परक नहीं है, यानी ऐसा अधिकार है, ऐसा विधि है जिसको आप अनुभव के आधार पर परख नहीं सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप समझ नहीं सकते, जिसको आप परख नहीं सकते, वो विधि नहीं है। ठीक है, तो बेंथम महोदय के अनुसार विधि सिर्फ वही है जो अनुभव किया जा सके, जो आंकड़ों के अनुसार जिसका विश्लेषण किया जा सके, जिसको वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया जा सके, जिसे वैज्ञानिक ढंग से प्राप्त किया जा सके, वही विधि है, वही अधिकार है, अन्यथा और कोई चीज नहीं है। तो इसीलिए बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार को, प्राकृतिक विधि को मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने विधि शास्त्र को प्रयोगवादी विज्ञान के रूप में देखा। जो बेंथम महोदय थे, इन्होंने विधि शास्त्र को यानी विधि को एक प्रयोगवादी विज्ञान के रूप में देखा। मतलब ऐसा साइंस है जिसमें प्रयोग किया जाए, और वह विचार इन्होंने विधि में लागू करने की कोशिश किया कि विधि में भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे साइंस में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग करके कोई नियम स्थापित किए जाते हैं, वैसे हम विधि के क्षेत्र में भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग करके नियम स्थापित कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने प्रयोगवादी विज्ञान के रूप में विधि शास्त्र को माना। यह कहना कि कोई विधि बुरा है या बुरा होने के कारण कोई विधि है ही नहीं, गलत है। आप नहीं कर सकते हैं कि बुरा होने के कारण कोई विधि है ही नहीं, यानी कोई विधि विधायिका ने बनाया वो गलत है, तो आप उसको ये नहीं कर सकते वो गलत है इसलिए वो विधि है ही नहीं। नहीं, वो विधि ही है, क्योंकि क्या चीज का हम अध्ययन करते हैं, विधि जैसी है इसका अध्ययन करते हैं। बेंथम महोदय ने किसका अध्ययन किया है, ईज का। ईज का मतलब क्या होता है, विधि जैसी है। तो जब विधि जैसी है यानी विधायिका ने जैसा बनाया वो बुरा है अच्छा है, इससे हमको मतलब नहीं है। यदि वो विधायिका ने बनाया है तो वो क्या है, विधि है, और वो विधि ही रहेगी कब तक, जब तक कि स्वयं विधायिका उसे समाप्त न कर दे, उसमें संशोधन नहीं कर देती है, तब तक वह विधि ही रहेगी। इनका ये जो विचार है विधि, तो कहते हैं विधि क्या है, बेंथम के अनुसार विधि क्या है, तो ये कहते हैं, बेंथम कहते हैं विधि संप्रभु की इच्छा। विधि क्या है, तो विधि संप्रभु की इच्छा है। अगर पूछा जाए कि बेंथम के अनुसार विधि क्या है, तो बेंथम के अनुसार विधि जो है संप्रभु की इच्छा है। संप्रभु की इच्छा क्यों है विधि, तो विधि संप्रभु की इच्छा इसलिए है कि जो संप्रभु कहता है, जो संप्रभु कहता है वही तो विधि है। विधि क्या है, विधि संप्रभु की इच्छा है, यानी विधि वही है जो संप्रभु कहता है, यानी संप्रभु की इच्छा ही विधि है। विधि संप्रभु की इच्छा के बाहर कोई चीज नहीं है, यानी समाज में जो संप्रभु है उसकी जो इच्छा है, अगर वो चाहता है कि हमारे नागरिक ऐसा व्यवहार करें तो वही विधि है। अगर वो चाहता है कि हमारे नागरिकों का आपस में ऐसा संबंध हो और उसके लिए उसने आदेश जारी कर दिया तो वही विधि है। यानी कि ये राजा को यानी संप्रभु को सर्वे सर्वा मानते हैं। ये क्या मानते हैं, राजा को सर्वे सर्वा। इनका संप्रभु कौन है, विधि तो संप्रभु की इच्छा है। अब संप्रभु कौन है, तो कहते हैं संप्रभु कोई व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह हो सकता है या कोई राजा हो सकता है। संप्रभु कौन हो सकता है, तो संप्रभु या तो राजा हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह हो सकता है, जो निर्वाचित किया भी जा सकता है, जो जनता के द्वारा निर्वाचित भी हो सकता है। जनता ने जिसको चुन के संप्रभु बनाया हो, तो ये संप्रभु हो गए। और संप्रभु की इच्छा हो गई विधि,
और इस विधि के पीछे मान लीजिए कि इतने बड़े ये संप्रभु हैं इनके, हैं ये संप्रभु हैं, इनकी इच्छाएं हैं ये सब, तो ये सब विधि हो गए। अब विधि, ये कहते हैं विधि के पीछे एक शक्ति काम करता है, यानी ये विधि है तो विधि के पीछे एक शक्ति काम करता है, और वो शक्ति क्या है? तो वो शक्ति है अनुशास्ति। अनुशास्ति का मतलब होता है दंड। विधि के पीछे एक अनुशास्ति है जिसका नाम है दंड, और ये दंड जो है एक भय के रूप में मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यक्ति के मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को क्या करता है? प्रभावित करता है, और उसका आदत बन जाता है संप्रभु के आदेश का पालन करना। वो उसकी मनोवृत्ति हो जाती है कि वो संप्रभु के आदेशों का पालन करता है। अगर वो पालन नहीं करेगा तो उसके पीछे, विधि के पीछे एक दंड है, एक अनुशास्ति है, एक शक्ति है जो विधि का पालन करवाने की क्षमता रखती है। वो क्या है? दंड है। यदि ये कोई व्यक्ति, कोई नागरिक संप्रभु के आदेश का पालन नहीं करता है तो उसको अनुशास्ति के द्वारा विधि का पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अनुशास्ति के द्वारा विधि का पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा, यानी कि विधि के पीछे एक भयकारी, दंडकारी पीड़ा हमेशा विद्वान रहता है जिसका नाम है दंड। ये मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकली क्या करता है? नागरिक को, व्यक्ति को बाध्य करता है विधि का पालन करने के लिए। क्यों? यदि वह विधि का पालन नहीं करेगा तो संप्रभु उसको दंडित करेगा, और व्यक्ति इसी भय से, इसी पीड़ा में, इसी डर से विधि का पालन करने के लिए क्या होता है? बाध्य होता है, और वह विधि का पालन करता है। ठीक है, तो ये था बेंथम का विचार विधि के बारे में कि विधि क्या है। तो इन्होंने कहा विधि संप्रभु की इच्छा है, और संप्रभु के द्वारा ही कुछ सीमाएं निश्चित की गई हैं, उसी सीमाओं के अधीन रहकर संप्रभु विधि का निर्माण करता है, और वो विधि जो होता है नागरिकों पर बाध्यकारी होती है, और नागरिक उसके पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। वो विधि अच्छी है या बुरी है, इसके आधार पर वो पालन करने से इनकार नहीं कर सकते। यानी जनता ये नहीं कह सकती है कि जो संप्रभु ने, यानी राजा ने, विधायिका ने जो विधि बनाई है वो बुरी है, इसलिए वो विधि है ही नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगर विधायिका ने विधि का निर्माण कर दिया तो वो विधि है, और आपको उसका पालन करना है। अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो उसके पीछे दंड है, और वो आपको दंडित करेगी। तो ये था बेंथम का विचार। लेकिन बेंथम के साथ हुआ क्या? इन्होंने विचार तो दिया, इतनी अच्छी विचार, लेकिन ये विचार पब्लिश नहीं हुआ, यानी इनकी बुक जो थी वो पब्लिश नहीं हो सकी समय से। और जो उनके शिष्य थे ऑस्टिन महोदय, उनका बुक पब्लिश हो गया पहले, और कमांड थ्योरी के जन्मदाता ऑस्टिन को माना जाने लगा। लेकिन बाद में 1945 में इनका बुक पब्लिश होता है। इनका बुक 1945 में एक दूसरे विद्वान के द्वारा, जो उस यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने जब इनकी पांडुलिपि को पाया तो उन्होंने इसको पब्लिश कराया 1945 में। और 1945 से पहले ये सब विचार हम लोगों के, यानी कि विधि जगत में ज्ञात नहीं था, क्योंकि पांडुलिपि को उन्होंने लिख करके अलमारी में रख दिया था और वह पब्लिश नहीं हो सका था। इसलिए हम लोग कमांड थ्योरी का जन्मदाता किसको मान लिए थे? ऑस्टिन को मान लिया गया था। समादेश के सिद्धांत का जन्मदाता किसको मान लिया गया था? ऑस्टिन को। लेकिन वास्तव में वो सिद्धांत किसका है? तो वो सिद्धांत बेंथम महोदय का है। इनकी बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1945 में इनकी बुक पब्लिश हुई थी। बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम है द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। द लिमिट्स
इनका किताब का नाम है द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। इनकी किताब का नाम है द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। इनका किताब है। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। दी लिमिट्स याद आपको रखना पड़ेगा, ये हर जगह पूछा जाता है। और इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है लिमिट्स। शुरू में क्या है? लिमिट्स, अंतिम में क्या है? डिफाइंड। तो आप याद रखेंगे कि लिमिट्स और डिफाइंड ये किसके किताब का नाम है? तो किताब है बेंथम का। ठीक, पूरा किताब, इस किताब का नाम एग्जाम में यही पूछा जाता है, क्योंकि जो ऑस्टिन की किताब है और जो बेंथम की किताब है, दोनों के नाम में जो अंतर है सिर्फ डिफाइन और लिमिट शब्द से ही आप अंतर कर पाएंगे। इसलिए दोनों का किताब पूछा जाता है, कभी ऑस्टिन का पूछा जाता है, कभी बेंथम का। तो पहला किताब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। ठीक है, बेंथम की किताब का नाम है द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो बुक है वो 1945 में दूसरे विद्वान के द्वारा द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड के नाम से प्रकाशित करवाया गया। तब जाकर के ये सिद्धांत के बारे में और बेंथम के विचार के बारे में हम लोगों को, विधि जगत को जानकारी प्राप्त हो सके। तो द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इनकी पहली किताब है। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया था। इनकी किताब का नाम क्या है? जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। तो द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड इनकी किताब है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है जो एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा किताब का नाम है ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये दूसरा किताब है इनका। ठीक है, ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये दूसरा किताब है इनका, ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये इनका जो लिखा गया पहला किताब है जो इन्होंने लिखा था। ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट ये पहली किताब है जिसको इन्होंने लिखा था। ये तो इनके मर जाने के बाद 1945 में दूसरे विद्वान के द्वारा इस नाम से प्रकाशित करवाया गया। दूसरा किताब है इनका जो पूछा जाता है, ए इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। एक किताब का नाम है, इनका ही किताब है, ए इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ introduction an introduction to the principle of morals and legislation।
ठीक है, ये इनकी किताब है। ये क्या है, मोरालिटी ऑन लेजिस्लेशन पे है, किताब का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। दिख ही नहीं रहा ना, हम थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं। पहला किताब लिख लिए, ये लिख लीजिए, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। ये किताब बार बार पूछा गया है एग्जाम में, बार बार रिपीट हुआ। तो किताब किसकी है, तो बेंथम की है। और फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये भी किताब किसकी है, तो ये भी बेंथम की है। और एक तीसरी किताब है जो है एन इंट्रोडक्शन to the principle of morals and legislation, ये इनका किताब है। ये भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ नहीं पूछा जाएगा तो पीसीजे में तो जरूर पूछा जाएगा, इसलिए अब ये से आप याद कर लीजिए। क्या है इसका नाम, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये बुक का नाम है। ये बेंथम की बुक है। तो हम लोग इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, वो पूछा जाता है कि कमांड थ्योरी के जन्मदाता कौन है, प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक अधिकार को मान्यता नहीं देने वाले कौन है, उपयोगितावादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, या उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया, तो बेंथम ने दिया। उसके बाद पूछा जाता है कि इनके किताब, तीनों किताब के नाम हम आपको बता दें, इंपॉर्टेंट बुक है इनके, यही पूछा जाता है तीनों। पहला जो है जो बताए हैं द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, ये किताब इनका बार बार पूछा गया। और ये किताब है वो है मोरालिटी एंड लेजिस्लेशन को लेकर, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। यहाँ अगर नहीं पूछा जाता है तो पीसीजे के एग्जाम में तो जरूर पूछा जाता है। तो ये थी किताब। अब इसका बाद हम देखते हैं कि बेंथम ने जो अध्ययन किया किस आधार पे किया, तो इन्होंने अध्ययन जो किया था वो वैज्ञानिक आधार पे किया था। किस आधार पे किया था इन्होंने, वैज्ञानिक आधार पे, यानी विधि का अध्ययन ये कैसे करना चाहते थे, वैज्ञानिक ढंग से। और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करेंगे तो उसमें नैतिकता का बात नहीं आ सकता है, इसलिए भी इन्होंने कौन से पक्ष पे अध्ययन किया था, विधि के ईज पक्ष पे। विधि के दो पहलू होते हैं, विधि जैसी है और दूसरा पहलू होता है विधि जैसी की होनी चाहिए। तो विधि के किस पक्ष पे इन्होंने अध्ययन किया, ईज पे, यानी विधि जैसी है। क्यों, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से विधि का अध्ययन किया था, इसीलिए इन्होंने आउट पे ध्यान नहीं दिया। आउट का मतलब होता है विधि कैसी होनी चाहिए, ठीक। तो विधि कैसी होनी चाहिए वो विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद की विषय वस्तु नहीं है, यानी बेंथम ने आउट पर ध्यान नहीं दिया। किस पे ध्यान दिया इन्होंने, इस पे ध्यान दिया। विधि जैसी है, क्योंकि वो वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर रहे थे, विधि को वैज्ञानिक ढंग से प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विधि को पहले क्या करना चाहा, उसको सीमित करना चाहा, उसके दायरा को निश्चित करने की इन्होंने कोशिश किया, ताकि एक निश्चित दायरा में रह करके आंकड़ों तथ्यों के आधार पर क्या किया जा सके, विधि का अध्ययन किया जा सके। इसलिए इन्होंने विधि जैसी है यानी ईच का अध्ययन किया। और इन्होंने कहा विधि क्या है, तो विधि संप्रभु का समादेश है, जिसके पीछे अनुशास्त्री होते हैं, यानी अनुशास्त्री द्वारा समर्थित विधि का संप्रभु का समादेश। विधि क्या है, तो विधि जो है अनुशास्त्री द्वारा समर्थित, अनुशास्त्री द्वारा समर्थित, अनुशास्त्री द्वारा समर्थित संप्रभु का
समादेश। संप्रभु का समादेश है। कौन कहता है? विधि। विधि के बारे में कौन कहते हैं? बेंथम महोदय कहते हैं। विधि क्या है? तो अनुशास्त्री द्वारा समर्थित संप्रभु का समादेश है। तो इसमें अनुशास्त्री क्या है? तो अनुशास्त्री का मतलब होता है दंड। दंड का मतलब होता है कि यदि आप विधि का पालन नहीं करेंगे तो वह शक्ति जिसका प्रयोग करके संसद विधायिका संप्रभु आपको दंडित कर सकती है या करेगी। और उसके बाद होता है संप्रभु का समादेश। समादेश का मतलब होता है उसका आदेश, यानी संप्रभु ने आदेश जारी कर दिया। संप्रभु कौन है? तो कोई राजा हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है जो जनता द्वारा निर्वाचित भी हो सकते हैं। तो ये है संप्रभु, जिनको कि आपने क्या दिया है? पॉलिटिकल राजनीतिक पावर दिया। तो राजनीतिक समाज में क्या है? ये राजनीतिक रूप से सुपीरियर होते हैं। राजनीतिक समाज में राजनीतिक रूप से सुपीरियर व्यक्तियों का समूह जो समाज को रेगुलेट करते हैं, जो समाज को चलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संप्रभु कहलाते हैं। और उनकी जो इच्छा है वही क्या है? विधि है। यानी कि उन्होंने कह दिया कि हमारी जो पूरी जनता है वो काला वस्त्र पहने, तो ये क्या है? विधि है। विधि क्यों है? क्योंकि संप्रभु की इच्छा है कि उनकी जितनी जनता है, उनकी जो नागरिक है, वो पूरा क्या हो? काला वस्त्र पहने। तो ये संप्रभु का क्या है? ये समादेश है और ये विधि है। आपको इसका पालन करना पड़ेगा। यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आपको दंड मिलेगा, आपको सजा मिलेगी। तो ये कहते हैं समादेश भी दो प्रकार के होते हैं। तो विशिष्ट समादेश होता है, एक सामान्य समादेश होता है। ये कहते हैं समादेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक विशिष्ट और एक सामान्य, दूसरा सामान्य। विशिष्ट समादेश होते हैं जो पार्टिकुलर किसी समय के लिए होते हैं या पार्टिकुलर किसी घटना के बारे में होते हैं, ये आकस्मिक होते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसी घटना घट गई तो तुरंत उसके लिए जो आदेश दिया गया वो आकस्मिक होता है और उसको विशिष्ट कहते हैं। एक सामान्य समादेश होता है। सामान्य समादेश जो सामान्य रूप से सारी जनता के लिए हर समय के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि कह दिए कि सारी जो जनता है वो हमेशा काला वस्त्र पहनेंगी, या पूरी जो जनता है वो इस प्रकार का खाना खाएंगी, तो ये हो गया सामान्य। या फिर कह दिया गया विशिष्ट। विशिष्ट मतलब कि किसी विशेष त्योहार पे पूरा जनता जो है इस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, या किसी विशेष स्थान पे कोई जनता पार्टिकुलर समय में नहीं जाएगी। मान लीजिए किसी पार्टिकुलर दिन नहीं जाएगी क्योंकि उस दिन वहाँ पे कोई विशेष कुछ अलग हो रहा है, तो ये हो गया विशिष्ट। यानी विशिष्ट समादेश जो होता है किसी विशेष या आपातकाल के लिए होता है, या किसी विशेष पार्टिकुलर समय के लिए होता है, या किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए होता है। और जो सामान्य समादेश होता है वो पूरी जनता के लिए होता है, पूरे समय के लिए होता है। तो ये हो गया समादेश का प्रकार। एक एग्जाम में जो पूछा जाता है कोई प्रश्न, वो हम आपको बता देते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि विधि शास्त्र को दो भागों में बांटा, और वो दो भाग है, एक व्याख्यात्मक और दूसरा है आलोचनात्मक। व्याख्यात्मक और दूसरा है आलोचनात्मक। विधि शास्त्र को दो भागों में किसने बांटा है? अभी हम लोग पढ़े थे ऑस्टिन ने बांटा था सामान्य और विशिष्ट विधि शास्त्र में, लेकिन जो बेंथम ने बांटा है वो है व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक विधि शास्त्र। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत VVI है, इसको याद रखिएगा कि बेंथम ने विधि शास्त्र को कितने भागों में बांटा है। तो दो भागों में। वो कौन कौन सा है? पहला है व्याख्यात्मक और दूसरा है आलोचनात्मक विधि शास्त्र। और पहला है व्याख्यात्मक विधि शास्त्र। आपसे पूछा जाता है कि विधि शास्त्र को व्याख्यात्मक विधि शास्त्र और आलोचनात्मक विधि शास्त्र में किसने बांटा है? तो ये बांटने वाले हैं बेंथम। ठीक, तो बेंथम का हम लोग सिद्धांत देख लिए। इनका पूरा जो इम्पोर्टेंट चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं ये बेंथम से संबंधित वो सारी चीजें हम लोग देखें। एक विशेष बात, आप लोग इसको प्लीज लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ सके।
ताकि सारे लोग का बेनिफिट हो सके और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके। इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करते रहिए, कमेंट हम पढ़ते रहते हैं और हम आपका कमेंट के हिसाब से फिर आगे हम आपको उत्तर भी देते रहेंगे। तो हम लोग आज देख रहे थे बेंथम। बेंथम के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लिए कि बेंथम से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे प्रश्न आपको बता दिए गए हैं। बेंथम का सिद्धांत क्या है, तो इनका कमांड थ्योरी है। ये कमांड थ्योरी के जन्मदाता माने जाते हैं। ये प्राकृतिक विधि को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहते प्राकृतिक विधि प्राकृतिक अधिकार जैसा कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो अनुभव परक नहीं है। क्योंकि बेंथम जो है वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं और ये अनुभव के आधार पे, आंकड़ों और तथ्यों के आधार पे विधि को प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं जो अनुभव और तथ्य के आधार पे प्राप्त है वही तक विधि शास्त्र को सीमित रखना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं विधि क्या है, तो विधि वह है जो संप्रभु का समादेश है, यानी जो संप्रभु की इच्छा है वही विधि है। विधि जैसी है इसका अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर जो प्राप्त होता है उसी को विधि कहते हैं। विधि क्या है, तो विधि संप्रभु का समादेश है जो अनुशस्ति द्वारा समर्थित होती है। यानी अनुशस्ति जो है एक दंड है जो विधि के पीछे पीछे हमेशा चलती है। और ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है, नागरिक जो है, विधि का पालन दंड के भय से ही करता है। यदि दंड का भय हटा दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति, कुछ परसेंट 2-4% तो हर समाज में होते हैं जो बहुत ही विधि पालक और बहुत सभ्य नागरिक होते हैं, जो इसको दंड का भय नहीं होता, वो अपना कर्तव्य समझ के विधि का पालन करते हैं। लेकिन जो अधिकतर व्यक्ति होते हैं, अधिकतर नागरिक होते हैं, वो कैसे विधि का पालन करते हैं, तो वो दंड के भय के कारण ही करते हैं। यदि दंड का भय न रहे तो विधि का पालन नहीं करेंगे। तो आज हम लोग देख लिए कौन सा सिद्धांत देख लिए, कमांड थ्योरी में देख लिए बेंथम को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑस्टिन के बारे में पढ़ेंगे। और प्लीज आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताते रहिएगा कि क्या प्रॉब्लम है, आगे आपको क्या पढ़ना है। थैंक यू।